आई एम ऑडिबल? ग्रीन सिग्नल देख लीजिए, ये जिम्मेदारी आपकी है ना। देखिए इधर देखिए, ध्यान से देखिए। अब इस नेक्स्ट आधे घंटे के वीडियो में मैं आपका फर्स्ट चैप्टर फुल एंड फाइन करने जा रहा हूँ। फुल एंड फाइन 3-4 पॉइंट है। पहले चैप्टर थोड़ा सा कम इंफॉर्मेशन है, दूसरा चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है ना। तो इसको मैं फुल एंड फाइन करने जा रहा हूँ, आधे घंटा मैक्सिमम लगेगा, ठीक है ना। एकदम फोकस रहिए मेरी ओर और देखिए क्या क्या पढ़ना है। आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ये आप क्लास 9-10 में पढ़ चुके हैं। अच्छा, क्लास 9-10 में जो आपने ये पढ़ा है, जो पोर्शन पढ़ा है ना, तो करीब करीब वही पोर्शन आपका 12th में, करीब करीब, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, electrical resistance and resistivity and the factors on which it depends, and the factors on which it depends, and the factors on which it depends, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी एंड द फैक्टर्स ऑन व्हिच इट डिपेंड्स, एक बात, ठीक। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी एंड द फैक्टर्स ऑन व्हिच इट डिपेंड्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, बहुत सिंपल बात है, पहले आप क्लास 9-10 में पढ़ चुके हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस वही सीरीज और पैरेलल है, उसी तरीके से बेसिक लेवल पे तो वही इतना जानना है। लेकिन एक बात जान लीजिए कि अगर टफेस्ट न्यूमेरिकल कहीं से बनते हैं, बोर्ड से लेकर कंपटीशन में, इस पार्ट से बनते हैं। 9-10 में आसान पढ़ेगा ना, इसमें कंपटीशन बहुत टफ है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस से क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन से प्रैक्टिस अभी नहीं करा रहे हैं, अभी हम बस बेसिस बता रहे हैं, है ना। वो आपको वो जो बेसिस बता रहे हैं वो आप ऑलरेडी जानते ही हैं, ठीक है ना। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या क्या रिजल्टेंट होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस देख लिए बन रहा है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज आप देखिए, नेक्स्ट चीज आपको बताएंगे हम इसमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी एंड द फैक्टर्स ऑन व्हिच इट डिपेंड्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, इसी में रेजिस्टिविटी के साथ कंडक्टिविटी भी बता देंगे, कंडक्टिविटी, ठीक है ना। रेजिस्टिविटी के साथ कंडक्टिविटी भी बता देंगे, ठीक है ना। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस और फिर आपको बताएंगे ओम्स लॉ। क्या बताएंगे? ओम्स लॉ। और फिर आपको बताएंगे ओमिक एंड नॉन ओमिक सर्किट, ओमिक एंड नॉन ओमिक सर्किट। और इस तरीके से आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ खत्म हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ खत्म हो जाएगा। ओम्स लॉ एंड ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, गैल्वेनोमीटर एमीटर, हाँ ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है ना। फिर उसके बाद एक बात और बचेगी, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर और शंट को आपको एमीटर के साथ लिखना चाहिए, शंट को आपको एमीटर के साथ लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको लिख दिया है ना। इस तरीके से आपका ये फर्स्ट चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का खत्म हो जाएगा, और जो मैं आधे घंटे में डील करूँगा, ठीक है ना। यस सर। अंडरस्टैंड हो रहा है? अच्छा लग रहा है? यस सर। मजे से पढ़िए, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। You have made it tough. What were you doing from the past 16 months, 12 months in first year and 4 months in second year? And he is such a bright guy, you yourself will see. And even he does not know, मतलब बहुत कम जानता है फर्स्ट ईयर के बारे में। फर्स्ट ईयर के बारे में बहुत कुछ कम नहीं जानता है, जानते हो? फर्स्ट ईयर क्लियर नहीं क्लियर? तो कैसे कितने समय बीता, मैं यही सोचता हूँ। भागने से होता है, भागते रहिए। अरे इत्मीनान से सोइए, इत्मीनान से खाइए, इत्मीनान से घूमने जाइए, पिक्चर देखिए, और इत्मीनान से एक एक बात आप तैयार करिए। रोज अगर आप 3-3 पॉइंट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की तैयार करते हैं ना, 3-3 पॉइंट हर चैप्टर में, 12-15 पॉइंट, 3-3 पॉइंट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो आप बड़े कंफर्टेबली कर लेते हैं,
कर सकते हैं। तो Yes, 6 sir. मंथ्स में, 7th मंथ में, 8th मंथ में आप पूरा दोनों पार्ट कर लेंगे, कर जाएंगे। और उसके बाद रोज 20-20 न्यूमेरिकल भी लगाते हैं, 60 न्यूमेरिकल। क्या 60 न्यूमेरिकल आपने लगाएंगे जिससे जीवन में सब कुछ मिलना है? सोचने की बात है। बोलिए बोलिए, लगाएंगे सर, लगाएंगे। 60 नहीं लगा सकते हैं? 60 आप, अरे सुबह 20 लगा लीजिए, दोपहर 20 लगा लीजिए, शाम को 20 लगा लीजिए। और 20 न्यूमेरिकल लगाने में मान लीजिए 2-2 घंटा भी आप लगाते हैं, 6 घंटा पढ़ सकते हैं। 6 से ज़्यादा आप पढ़ते हैं, 7-8 घंटा स्कूल जाते हैं, फिर उसके बाद कोचिंग जाते हैं, उसके बाद लौट के लोग पलटते हैं, है ना? तो आना चाहिए बस। तो पूछे तो बता दो, हाँ भाई इसका मतलब ये, उसका मतलब वो, उसका मतलब यही। अब देखिए एक बात देखिए, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड द फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स, ये बता रहे हैं। खूब मजे से समझिए, सब कुछ आप जानते हैं। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस क्या है? जो काम between the path of flow of electron. the hindrance in the path of flow is resistance. Nothing great in that. Nothing great. जो काम फ्रिक्शन करता है मैकेनिकल वर्ल्ड में, वही इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस करता है इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड। इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो मैकेनिकल वर्ल्ड में फ्रिक्शन करता है, क्यों बेटा? फ्रिक्शन क्या करता है? अपोजिशन टू द फ्लो। हाँ, अपोजेस रिलेटिव मोशन। परफेक्टली तो यही बात है कि अपोजेस रिलेटिव मोशन है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इन जनरल इट अपोजेस मोशन, जो आप सामान्यतः लोग समझते हैं, किसी प्रकार के मोशन का विरोध करता है, वो फ्रिक्शन है। ये मैकेनिकल वर्ल्ड में। इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड में क्या है? रेजिस्टेंस, हिंड्रेंस इन द फ्री फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्री फ्लो ऑफ करंट इज रेजिस्टेंस। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, नथिंग गेटिंग दैट। अब खूब मजे से देखिए, खूब मजे से देखिए। रेजिस्टेंस जो होता है, आप क्लास 9-10 में ही पढ़े हैं, किसी भी कंडक्टर का, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? सबसे पहली बात, लेंथ। मोर द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मोर द रेजिस्टेंस। अरे ऑब्वियस सी बात देखिए, कोई इसको रटना कुछ नहीं, इसमें रटने ऐसी कोई बात नहीं, बहुत सिंपल बात है। बस देखते रहना बेटा वीडियो बन रहा है, कितना सिंपल सी बात है। जितना अगर आप लेंथ ऑफ कंडक्टर बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा इनकाउंटर करना पड़ेगा। रास्ते में एम्बेडेड पॉजिटिव चार्जेस को ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ज्यादा रेजिस्टेंस इन द फ्री फ्लो ऑफ करंट होगा। यस सर, रेजिस्टेंस बढ़े तो बढ़ा। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यस सर। मोर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो मोर जगह मिलेगी करंट को जाने की। कम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कम जगह मिलेगी। ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ज्यादा उसको स्पेस मिलेगा जाने के लिए, तो लेस हिंड्रेंस होगा, तो लेस रेजिस्टेंस होगा। Yes. The resistance is directly proportional to the length of the conductor and inversely proportional to the area of the cross section. Combining these two factors and removing the sign of proportionality, resistance is equal to rho L by A, where rho is called the resistivity or specific resistance of the circuit. टेम्परेचर बेस में टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, कोई बता रहे हैं रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर पे भी Yes, डिपेंड sir. करता है। लेकिन जब ये सब बात डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी डायमेंशन को डिस्कस कर रहे हैं, तो अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट मानते हैं। एक फैक्टर का इफेक्ट हम बढ़िया से तभी इवैल्यूएट कर पाएंगे जब अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट मानेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं ना? Yes. तो अभी हम उस पे आ रहे हैं। तो देखिए ऐसा है कि रेजिस्टेंस लेंथ पे और एरिया पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो कोई ऑब्वियस बात है, तो आप ये ऐसे विजुलाइज कर लेगा, ठीक है ना? दोनों कंबाइन करेंगे, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को डालेंगे, रो एल बाय ए, वेयर रो इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। इट इज द रेजिस्टिविटी क्या होती है? ये रो है रेजिस्टिविटी, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ये किसकी प्रॉपर्टी है? मटेरियल। किस तरह का मटेरियल है, ये डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करता है। वायर के डायमेंशन क्या है इस पर वो डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है ये किस तरह का मटेरियल है। आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, क्या है, इस पर डिपेंड करता है। और रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? डायमेंशंस, लेंथ क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है। अभी टेम्परेचर पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है? यस सर। ये रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस है फ्री फ्लो में जो हिंड्रेंस है वो रेजिस्टेंस। जो काम मैकेनिकल वर्ल्ड में फ्रिक्शन करता है वही इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड में रेजिस्टेंस है, ठीक है ना? Yes, sir. क्लियर? अब देखिए एक छोटी सी बात आपसे पूछ रहे हैं, इस एसी का वायर मोटा होगा कि इस पंखे का वायर मोटा होगा? एसी का। क्यों? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस मतलब ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं होना क्योंकि उसको करंट ज्यादा चाहिए। चाहिए। रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा होगा,
और रेजिस्टेंस कम कब होगा जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है? इसीलिए वो वायर मोटा है। इसको कम करंट चाहिए, ज्यादा रेजिस्टेंस भी चाहिए। मेरी बात समझो? यस सर। क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब अगली बात देखिए, खूब मजे से देखिए। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्लियर हो गया, रेजिस्टिविटी क्लियर हो गया। ये रेजिस्टेंस डायमेंशंस पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ एरिया क्रॉस सेक्शन का। रेजिस्टिविटी केवल नेचर ऑफ इस पे डिपेंड करता है, किस तरह का है, केवल किस तरह का है, आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, इस पे डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है? कंडक्टिविटी। 1 बाई रो इज कंडक्टिविटी। अगर कंडक्टिविटी पूछ जाए तो 1 बाई रो। यस सर। कौन सी बात है? और रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस। अगर कंडक्टेंस पूछेगा तो रेजिस्टेंस का उल्टा कर दिया। और रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी। बात समझ में आ रही? यस सर। कोई बहुत बड़ी बात नहीं नहीं है, सर। यही सिंपल बात है। और पास्ट 10 ईयर्स आप लगाइएगा, मैं पास्ट 10 ईयर्स के लिए आपसे कमिटेड हूँ। पास्ट 10 ईयर्स लगाइएगा और इन बातों के अलावा कुछ यूज़ करेगा तो हमसे कहिएगा सर ये यूज़ कर रहा है इस सवाल में, ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपने कैसे बताया। हम बता देंगे कि देखिए यहाँ बताए कि आप अप्लाई नहीं कर पा रहे। ठीक है, Yes. बातें इतनी। और कोई किताब मत पढ़िए, Yes. किताब चाहे तो बस वही पढ़ सकते हैं क्योंकि उनके पास ज़्यादा समय है। यस सर। है ना? यस सर। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टिविटी हो गया, कंडक्टिविटी हो गया। ठीक है ना? कंडक्टिविटी हो गया। रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस हो गया। कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं सर। रेजिस्टेंस इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये हो गया। रेजिस्टिविटी केवल नेचर पे डिपेंड करता है, ये हो गया। अब देखिए रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। इस तरह के भी न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके सिलेबस में है। ठीक है ना? आपको क्या क्या दिया रहेगा, इधर देखिए क्या दिया रहेगा। आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस दे देगा और T डिग्री सेंटीग्रेड पे पूछ लेगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस दे देगा और T डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस पूछ लेगा। बताइए T पर कितना है? इसका सिंपल सा फॉर्मूला है RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा टी, अल्फा डेल्टा टी। अब इसको बढ़िया से समझ लीजिए, इसी फॉर्मूले से आपके सवाल लग जाएंगे। रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अगर कंडक्टर है तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, और सेमी कंडक्टर है जो मैं आगे चल के बताऊंगा तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटता है, उसका अल्फा नेगेटिव होता है। अल्फा क्या है? क्या है अल्फा? क्या है बताइए? देखिए ये तो R0 हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर, ठीक है ना? और इसका नाम ये हो गया चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना चेंज किया? 0 डिग्री मान लिया R0 है, आपसे पूछ लिया 30 डिग्री पे तो डेल्टा टी टी होगा। ठीक है ना? और अल्फा है कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। वो कंडक्टर टू कंडक्टर डिफर करता है, उसकी वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में दिया रहता है। गिवन अल्फा बराबर दिस। ठीक है ना? आपको न्यूमेरिकल इस तरह के आपके बोर्ड में आते हैं कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज दिस, तो यानी R0 दिया है। फाइंड इट्स रेजिस्टेंस एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। डेल्टा टी कितना हो गया? 30 हो गया। गिवन अल्फा इज इक्वल टू दिस, यानी कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज दिस। तो आप फॉर्मूला में पुट करेंगे, आपके बोर्ड लेवल के सवाल लग जाएंगे। इवन नेट लेवल पे भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। 900 अल्फा प्लस 30। हाँ, थोड़ा मोड़ा घुमा फिरा के आपके नेट लेवल पे भी आते हैं। ठीक है ना? मेरी बात समझ में आ रही? यस सर। इसी तरीके से रेजिस्टिविटी का भी होता है, रोटी बराबर रो जीरो, रोटी बराबर रो जीरो 1 प्लस अल्फा डेल्टा। इस तरीके से इसका भी, ठीक है ना? मेरी बात समझे? यस सर। अगर कंडक्टर है, खूब मजे से समझिए, खूब इत्मीनान समझिए, कुछ नहीं है यार, 15 पॉइंट है। ऊपर वाला क्या होता है? रोटी बराबर रो जीरो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। उसी की तरह। हाँ उसी की सर तरह। वही। ठीक है ना? रेजिस्टिविटी अगर टी टेम्परेचर पर रोटी है तो इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अल्फा है कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन मेटल, वो आपका दिया रहेगा। रेजिस्टिविटी भी डिफर करेगी क्या टेम्परेचर के साथ? रेजिस्टिविटी भी डिफर करेगी टेम्परेचर के साथ, ठीक है ना? टेम्परेचर वेरी करेगा तो ये वेरी करेगा। तो अल्फा की वैल्यू दिया रहेगा, अल्फा की वैल्यू दिया रहेगा और आप पुट करेंगे, अल्फा आपका दिया रहेगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से ये सिंपल सवाल आपके बन जाएंगे। ठीक है ना? और जब आप पास्ट 10 ईयर्स करेंगे इस तरह के सवाल आएंगे, खटाखट करते हैं। ठीक है ना?
अब इस पार्ट से आपके कितने तरह के सवाल बन सकते हैं। डिफाइन रेजिस्टिविटी, ठीक है ना, और रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल देगा, तो आपको लिख देंगे इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ठीक है ना, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ठीक है। उसके बाद आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे दे देगा, अल्फा दे देगा, 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे पूछ देगा, तो निकाल, कोई बड़ी बात नहीं। डिफाइन रेजिस्टेंस ऑन व्हिच फैक्टर इट डिपेंड्स। सर वो क्वेश्चन यहाँ की है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल डिपेंड अपॉन, और कंफ्यूज करने के लिए क्या देगा, बोल देगा कि रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल डिपेंड्स अपॉन दिस एंड दिस एंड नन ऑफ दीस, तो नन ऑफ दीस, ठीक है ना, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। एक बार तो मैंने ऐसा भी क्वेश्चन देखा था कि रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज द डैश प्रॉपर्टी, नेचर ऑफ इज द प्रॉपर्टी ऑफ द नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर किस तरह का मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी, वो फिजिकल डायमेंशंस पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. गिव द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, गिव द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, इस तरीके से, ठीक है ना। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा बताइए, ओम। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होगा, ओम इनटू मीटर, ओम इनटू मीटर। यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी क्या होगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, इसको महो भी कहते हैं, ओम इनवर्स का महो। क्लास 9 में बताता है, यस सर, तो ये पढ़े हैं लोग। Yes, sir. क्या नाम है आपका? सर हरिओम मनी त्रिपाठी। अच्छा, कहाँ पढ़े हैं इसके पहले 10th में? 10th में स्कूल में भी पढ़े और यहाँ पास है पॉल सर के यहाँ। अच्छा, उसके बाद आप जो है क्या कहते हैं स्कूल में ऐसे जोसेफ में हर बात पर कुछ ना कुछ आप बोल ही रहे थे। तो देखिए, अब देखिए ये ओम का इनवर्स क्या हो जाएगा, महो हो जाएगा, महो। खूब इत्मीनान से देखिए, खूब मजे से देखिए, बात समझ में आई? तो इतनी बात क्लियर हो गई, क्लियर हो गई ये अच्छे से हो गई बेटा। अब देखिए नेक्स्ट चीज, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। कौन सी बड़ी बात है भैया, क्लास 9 10 से पढ़ते आ रहे हैं। अगर कई रेजिस्टेंसेस को ऐसे लगा दिया, मतलब एक रेजिस्टेंस ऐसे, दूसरा रेजिस्टेंस ऐसे, तीसरा ऐसे, और फिर यहाँ सेल लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन की। सीरीज का रिजल्टेंट क्या होगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 so on to Rn। क्यों बेटा, क्लियर है? यस सर, कर लोगे? यस सर। अगर कुछ रेजिस्टेंसेस थोड़ा सा उसको मिटा दे रहे हैं, साफ साफ लिखे, बढ़िया से निकाल देंगे, मैं बताते जाइएगा। बेसिक लेवल पे आज खत्म कर लीजिए पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी, और कल से आप लोग न्यूमेरिकल लाइए पास्ट 10 इयर्स के। यस सर। धनाधन मारिए, मार उड़ा दीजिए। टेस्ट बेटा ऐसा है ना, टेस्ट में तुम्हारा फिक्स कर दूंगा नेक्स्ट टाइम से। कल हम लोग की एक प्री पहले से प्लान चीज है, क्यों भाई, कल हम लोग को किसका वीडियो बनाना है, इलेक्ट्रिक उसका कैपेसिटर कैपेसिटर। कल कैपेसिटर पढ़ाएंगे और उसका वीडियो बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेशन से आपका टेस्ट चालू करेंगे, पढ़ा के टेस्ट, ठीक है ना। अब देखिए, खूब इत्मीनान से देखिए, खूब मजे से देखिए। खूब मजे से देखिए, मैं आपको बताने क्या जा रहा हूँ, क्या बताने जा रहा था, क्या बता रहा, हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। अगर देखिए इस तरीके से कुछ रेजिस्टेंसेस लगे हैं, ये तो क्लास 9 10 में आप पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं? यस सर। मान लीजिए ऐसे करके फिर एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा है, यहाँ बैटरी लग गई, इसको कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। यस। अगर इसकी वैल्यू R1 है, इसकी R2, इसकी R3, इसकी Rn, तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा R1 प्लस R2 प्लस so on up to Rn। इसको अगर प्रूफ करना हो तो प्रूफ कर लेंगे, प्रूफ करना हो तो प्रूफ नहीं कर लेंगे, चलो बेटा। यस सर। कैसे प्रूफ करोगे, इसमें सब में करंट सेम रहेगी, यस सर। ठीक है ना। तो सब में करंट सेम रहेगी, यस सर। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट रहेगा, Yes, ठीक है ना। Yes,
यस Yes, सर तो sir. नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा V1 प्लस V2 प्लस सो ऑन अप टू Vn, यस सर और V क्या होगा नेट करंट इनटू रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मान लिया R है, और V1 क्या होगा I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस सो ऑन अप टू I इंटू Rn, I कट जाएगा तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस सो ऑन अप टू Rn। ये तो क्लास 9-10 में ही बताया जाता है, यस सर Yes, sir. बताया था नहीं बताया था? Yes, sir. इस चैप्टर की ज्यादातर बातें आप क्लास 9-10 में अगर अच्छे से पढ़ें तो जानते हो, ठीक है ना। डीसी सर्किट मेजरमेंट की बातें आपको नहीं बताई जाती, वहां से अपने आप पढ़ेंगे, वहां बस थोड़ा मोड़ा आपको सेल के बारे में बताते हैं, डिटेल्ड अभी आप पढ़ेंगे, हाँ। लेकिन ये जो आपको आसान लग रहा है ना, जो आपको पार्ट आसान लग रहा है, इसके न्यूमेरिकल सबसे कठिन है, और कंपटीशंस के तो न्यूमेरिकल में सबसे चैलेंजिंग न्यूमेरिकल है। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पे ऐसा सिस्टम देता है कि बीट स्टोन ब्रिज को मिला के Yes. कि दिमाग ही नहीं काम करता है, बहुत टफ देता है। अभी आप देखिए पढ़ने में बड़ा आसान लग रहा है ना, और गॉस लॉ पढ़ने में बड़ा कठिन लगता है, गॉस लॉ समझाने में बड़ा कठिन लगता है, आपको समझाया आप समझ गए, बहुत लोग नहीं समझेंगे आप देखिए, लेकिन आपके स्कूल में तो अब आप देखिए गॉस लॉ के न्यूमेरिकल लगाएंगे, इजीएस्ट न्यूमेरिकल वो होते हैं टिपिकल नहीं, ठीक है ना। हाँ, तो अब ये नेक्स्ट चीज आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, खूब अच्छे से देखिए, खूब मजे से देखिए। अगर रेजिस्टेंसेस को हमने इस प्रकार से लगाया कि सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, करंट डिफरेंट है, तो क्या होगा बेटा Parallel. इस तरह से फिगर बनता है, R1 ऐसे कर दिया, R2 ऐसे कर दिया, गौर से देखिए R3 ऐसे कर दिया, थोड़ा फिगर में बहुत अच्छी से वैसे नहीं बना रहा हूँ, ठीक है ना। Rn ऐसे कर दिया, यहाँ डॉट 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 कर दिया, मतलब कई जो लगाया, कहने का मतलब यहाँ पे एक सेल लगा दिया, यहाँ पे क्या किया Same. एक सेल लगा दिया। इस केस में दोनों पॉइंट्स का A और B का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है Same है. ठीक है। अगर इस सर्किट में I करंट यहाँ जाती है तो इस केस में करंट सेम नहीं रहेगी, इसमें I1, इसमें I2, इसमें I3, इसमें I1 यहाँ से I1, I2 सो ऑन अप टू IN, ठीक है ना, I3 सो ऑन अप टू IN, इस तरह से करंट इसमें जाएगी। बात समझ में आ गई? समझ में आई? अब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, करंट डिफरेंट है, तो I बराबर कितना होगा, I1 प्लस I2 प्लस सो ऑन अप टू IN होगा ना बेटा, बोलो। और I बराबर क्या होगा V बाई R, जहाँ R रिलेटेड रेजिस्टेंस है, अगर ये इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस V है तो I बराबर V बाई R होगा, जहाँ R क्या है रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। क्लियर है बेटा, Yes, sir. स्पष्ट है एकदम, Yes, sir. साफ है, मारो फटाफट। ये हो जाएगा V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस सो ऑन अप टू V बाई Rn। अब जब इसको V कट जाएगा, तो अगर सीरीज में लगा है तो 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस सो ऑन अप टू 1 बाई Rn, ये हो जाएगा। कोई दो है बेटा? No, sir. No, sir. बस हो गया, प्रूफ हो गया। अगर अब इस पार्ट से बोर्ड से कितने तरह के प्रश्न बन सकते हैं, प्रूफ सीरीज में दे देगा तो- सीरीज में पैरेलल में प्रूफ करके दिखाइए, रिलेटेड रेजिस्टेंस या ये होगा, हाँ. प्रूफ करके दिखाइए, प्रूफ कर दो Yes, sir. बोलो। अरे ये मत सोचना कि तुमको बोर्ड बाद में देना है, आप लोग भी ये मत सोचिए कि आपको बोर्ड 8 महीने बाद देना है, आप ये सोचिए कि 3 घंटे बाद आपको अगर तुरंत बोर्ड का पेपर दे दिया जाए तो एटलीस्ट बोर्ड आप कर सकते हैं कि नहीं। Yes, sir. अगर 10-15 सेशन ऐसे आप मारे मेंटली प्रिपेयर होके तो आपको हैबिचुएटेड हो जाएंगे। क्या अगर मैं कह दूं कि आपको करना ही है, बोलिए 99% लोग, 1% लोग तो खुद से सचेत होते हैं, पहले से काम करते हैं, 99% लोग जब एकदम सर पे आ जाता है तब करते हैं। जब ये है कि 1 महीना बाकी है तो आप पास्टेनियस करो, सब पास्टेनियस करते हैं। अरे आपके स्कूल में कितने अभी इसी कोरोना ने 2-3 बैच में निकाला आपके स्कूल के लड़कियों का, लड़के सब। हम कहेंगे तुम अभी सीख सकते हो तो पहले क्यों नहीं सीखे, जब साल भर तुमको मौका था।
अब तुम्हारे दिमाग में ये आया कि मुझे करना ही है, इसलिए तुम 40 दिन में सीख गए, बोर्ड लेवल का सवाल बनाने लगे। जब तुम 40 दिन में सीख सकते हो तो मैं ये कैसे मानूं कि तुम साल भर में नहीं सीख सकते। अब ये फर्स्ट ईयर नहीं जानते हैं, लेकिन ये सेकेंड ईयर जहाँ से देख रहे हैं एकदम 100% जानते हैं, तो मैं ये कैसे मानूं कि फर्स्ट ईयर साल भर ही नहीं कर पाते। और अगर फर्स्ट ईयर की हो तो उनकी सीख क्या होता, बहुत अच्छा सीख। बात समझ आई? ये सोचो कि 3 घंटे बाद तुमको देना है, ये वीडियो घर पे देखने के बाद देना है, ऐसी मेंटेलिटी अगर बनाओगे ना बहुत फायदे में चलेगा। ठीक है ना? बस ये हो गया। सीरीज और पैरेलल को आप प्रूफ करिए, प्रूफ कर देंगे, हो जाएगा। ठीक है ना? और छोटे मोटे न्यूमेरिकल दे देगा तो कर लेंगे। अगर सर्किट बना के दे दिया, कुछ सीरीज में है कुछ पैरेलल में है, तो सॉल्व कर लेंगे। बोलिए। जैसे आपके बोर्ड में आता है, इधर देखिए, ऐसे मान लीजिए कि ऐसे बना दिया, देखो बेटा, एक रेजिस्टेंस ऐसे बना दिया, फिर एक रेजिस्टेंस ऐसे बना दिया, ये बोर्ड लेवल बता रहा हूँ, एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा दिया, एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा दिया, फिर ऐसे कर दिया। अब बोला कंबाइन बताओ, तो कंबाइन क्या होगा, ये और इसका रिएक्टेंट सीरीज में होगा। इसके बाद का भी देख लेंगे, इसका रिएक्टेंट निकाल लीजिए, ये पैरेलल में होगा, मान लीजिए 2 ओम 3 ओम 4 ओम जो भी दिया, इसका निकाल लीजिए, इसका ऐड कर लीजिए। इस तरह के छोटे मोटे सर्किट आपके बोर्ड में आते हैं, बोर्ड के तो सब लग जाएंगे। यस सर। लेकिन इतने कॉम्प्लिकेटेड आते हैं कंपटीशन में कि सबसे टफ पार्ट हमको यही लगता है। इसके सवाल जो आते हैं वो अक्सर नहीं समझ में आता कहाँ से क्या है, कैसे क्या जोड़ा है। ठीक है? तो अब आप देखिए ये, तो ये पार्ट हो गया, ये पार्ट क्लियर हो गया आपका। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? खूब बढ़िया से देखिए, खूब बढ़िया से ओम्स लॉ देखिए। ओम्स लॉ ये कहता है, ओम्स लॉ ये कहता है कि अगर बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट हैं, टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट हैं, बाकी फैक्टर कांस्टेंट हैं, ठीक है ना, और फिजिकल फैक्टर्स टेम्परेचर प्रेशर ऑफ द एनवायरनमेंट कांस्टेंट हैं, ये सारी चीज कांस्टेंट हैं, तो पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द करंट। अरे ओम्स लॉ कुछ नहीं कहता है, ओम्स लॉ में कौन सी ऐसी बात है, कुछ नहीं ओम्स लॉ में। ओम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली इसको रिड्यूस किया, एक कंडक्टर ले लिया, उसके अगल बगल का पोटेंशियल चेंज किया, एक्सपेरिमेंटली इसको लैब सेटिंग में किया, उन्होंने पोटेंशियल चेंज किया, उसके अंदर फ्लो करने वाली करंट को मेजर कर लिया। ये तो आप मेजर कर सकते हैं, करंट पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं, और कई डाटास लिए, कई ऑब्जर्वेशंस लिए, और कई ऑब्जर्वेशन के बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे टेम्परेचर प्रेशर एक्सेट्रा कांस्टेंट हैं, तो देखना उसमें फुल ना होने पाए, फुल हो जाएगा तो फिर कुछ डिलीट करना पड़ेगा पहले। ठीक है ना? लो, तो अब देखिए, अगर और फैक्टर्स कांस्टेंट हैं तो क्या है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है ना, इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, V इज इक्वल टू where R is the resistance of the where R is the resistance of the conductor। अब ये मत कहिएगा हमसे कि रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट ओम ने दिया था, रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट ओम ने नहीं दिया था, रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट पहले से एस्टेब्लिश था। ये बात और है कि ओम्स लॉ में जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आया V by I, वो रेजिस्टेंस के बराबर ही था, वो एक दूसरी बात। लेकिन रेजिस्टेंस क्या होता है ये पहले से एस्टेब्लिश था, ओम्स लॉ ने बाद में इस तरीके से किया। ओम ने साइंटिस्ट थे, एक्सपेरिमेंटली रिड्यूस किया कि लैब सेटिंग में कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल टू IR, वेयर R इज द रेजिस्टेंस, ठीक है ना, रेजिस्टेंस इक्वल टू V by I। लेकिन रेजिस्टेंस को ओम्स लॉ ने डिफाइन नहीं किया, तो रेजिस्टेंस पहले से एस्टेब्लिश था एज अ कॉन्सेप्ट, ये मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है ना, इनका साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रेजिस्टेंस के बराबर था, वो एक दूसरी बात, ठीक है ना। अब अगली बात देखिए आप, ये आपका ओम्स लॉ हो गया, ये ओम्स लॉ हो गया, ठीक है ना। अच्छा, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग से स्लिप कर गया था, नहीं बता पाए, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी भी आपके सिलेबस में है,
करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट डेंसिटी को J से डिनोट करते हैं, किसे डिनोट करते हैं? ठीक है, करंट डेंसिटी इसको जे लिख लीजिएगा, आपकी किताब में है, आपके सिलेबस में है। करंट डेंसिटी ये पहले ही बताना चाहिए था, दिमाग से स्लिप कर गया। मान लीजिए 1% बात मेरे दिमाग से स्लिप कर जाती है, तो ये बात फैक्ट है, इसमें कुछ भी रुपट नहीं है कि मुझे करीब करीब सारी बात मेरे दिमाग में है, मैं बस ऐसे बोल लेता हूँ, तुरंत पकड़ा लेता हूँ। अगर मान लीजिए 0.01% बात ऐसी होगी तो मैं आखिरी में उसको एकदम पॉइंट देख कर फिर आपको अंत में एक मिसलेनियस वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना? यस सर। तो करंट डेंसिटी को J से डिनोट करते हैं और इसको डिफाइन किया गया है J इज इक्वल टू I/A, यानी जितनी करंट फ्लो कर रही है और जो एरिया है, एरिया वेक्टर है, उसके रेशियो। एरिया वेक्टर क्या होता है, क्लियर है? इनको क्लियर है? एरिया वेक्टर क्या होता है, क्लियर है? आप लोग मोटा मोटी सुन लीजिए, गॉस लॉ में बताया जाता है, ठीक है ना? गॉस लॉ पढ़ेंगे नहीं? थोड़ा बहुत आइडिया है। घबराइए नहीं, पहले पुराने आईडी को 0 कर दीजिए, एकदम पुरानी स्लेट एकदम साफ कर दीजिए। पुरानी बात कुछ भी लिंगर ऑन नहीं करनी चाहिए, पुरानी बात के लिए हम कुछ नहीं कहेंगे, हमें पता है ना क्या होता है, हमें अच्छे से पता है। मैं आज से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं जो बात स्लेट पे लिख रहा हूँ उतनी बात मुझे आपको बताना है। अगर मैं कल को पूछ दूँ करंट डेंसिटी क्या है, तो अगर आप करंट डेंसिटी नहीं बता पाएंगे तो मैं बोलूँगा मैंने बताया था, क्यों नहीं बता रहे, वीडियो में है कई बार, तो ही मैं बोलूँगा, है ना? पुरानी बात बोल लीजिए। देखिए एरिया वेक्टर को 2 मिनट सुन लीजिए। एरिया वेक्टर को किसी एरिया के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया गया है। पहली बात, गॉस लॉ समझाने के पहले एरिया वेक्टर समझाना जरूरी होता है, क्योंकि एरिया वेक्टर नहीं जानेंगे तो फ्लक्स नहीं जानेंगे, और फ्लक्स नहीं जानेंगे तो गॉस लॉ कहाँ से समझेंगे? गॉस लॉ में फ्लक्स ही बताया ना, टोटल फ्लक्स इज Q by epsilon। हाँ, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस थ्रू अ गॉसियन सरफेस इज Q by epsilon, यही गॉस लॉ है। ये फ्लक्स ही नहीं जानेंगे तो फिर आप कैसे समझेंगे? और फ्लक्स कैसे जानेंगे? जब एरिया वेक्टर जानेंगे। तो एरिया वेक्टर जानना है ना। एरिया वेक्टर देखिए क्या होता है, एरिया वेक्टर किसी भी एरिया के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया गया है। पहली बात, किसी भी एरिया के रिस्पेक्ट में एक वेक्टर डिफाइन किया जाता है जिसको एरिया वेक्टर कहते हैं। कौन सी बड़ी बात है बेटा? वो बड़ी बात है। अब कैसे डिफाइन किया जाता है? मान लीजिए ये एरिया है, मान लीजिए ये बोर्ड की एरिया है, तो इस बोर्ड की एरिया का एरिया वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होगा जिसका डायरेक्शन इस एरिया के आउटवर्ड नॉर्मल की ओर होगा। आउटवर्ड नॉर्मल से मतलब ये है कि अगर हम ऐसे देख रहे हैं तो डायरेक्शन ही होगा आउटवर्ड नॉर्मल। जहां से देख रहे हैं आउटवर्ड नॉर्मल ही होगा। मान लीजिए हम इसके पीछे से देख रहे हैं, मान लीजिए बोर्ड आगे हम पीछे से देख रहे हैं, मान लीजिए बोर्ड आगे है और हम पीछे से देख रहे हैं, आउटवर्ड नॉर्मल ऐसे होगा। अब फिर से सुनिए, किसी भी एरिया का एरिया वेक्टर एक एरिया के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया जाता है। बात समझ में? वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसका डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल के अलोंग होता है, ठीक है ना? और जिसका मैग्नीट्यूड उस एरिया के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। बस इतनी ही बात जानी, इससे ज़्यादा बहुत पूछने की जरूरत नहीं है। सर। ठीक है ना? ये एरिया वेक्टर हो गया। ठीक, तो करंट डेंसिटी क्या होगी? करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर डिवाइडेड बाय एरिया। ये आपका क्या हो जाएगा? करंट डेंसिटी, ठीक है ना? और करंट डेंसिटी और करंट में अंतर क्या है? करंट एक माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है और करंट डेंसिटी क्या है? एक माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है। माइक्रोस्कोपिक मतलब किसी पॉइंट पर करंट डेंसिटी है। करंट एक माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है और करंट डेंसिटी एक माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है और करंट डेंसिटी एक वेक्टर। इतनी बात समझ में? यस सर। इसके अलावा कुछ नहीं समझ में आया। आपके बोर्ड में जो प्रश्न बन सकते हैं, मैं बोर्ड के बने हुए प्रश्न को तुरंत ही बोल दे रहा हूँ, जो बन सकते हैं वो डिस्कस कर ले रहा हूँ, ठीक है ना? और बाकी जब आप पास्ट टेनियस लगाएंगे तो कुछ और भी आ जाएंगे, वो भी इन्हीं कॉन्सेप्ट से लग जाएंगे, यस सर, है ना? यस। लेकिन बोर्ड का जब पढ़ाई करिए तो बोर्ड के पढ़ने का पैटर्न ये रखिए कि थोड़ा सा पार्ट पढ़िए 3 पॉइंट और खुद से सोचिए क्या क्या इसमें से पूछ सकता है। अरे यही ना पूछेगा, यही इतनी बात पूछेगा, यही पॉसिबल है। खुद से बना के देख लीजिए और बाद में आप पास्ट टेनियस करेंगे तो ऑलमोस्ट 60-70% तो वही होगा जो आपने सोचा होगा, यस सर। और 30% जो एक्स्ट्रा होगा उसी कॉन्सेप्ट पर आप मान लीजिए, ठीक है ना? देखिए ऐसा है, आपसे बोर्ड्स में क्या व्हाट इज एन एरिया वेक्टर
what do we define by understand by current density? Define current density इसी तरह से पूछ सकते हैं, ठीक है ना। If current flowing through a conductor is this ampere through an area of this perpendicularly, अगर perpendicularly जा रही है उसकी तो find the current density I by E। अगर perpendicularly नहीं जा रही है तो उस एरिया का करंट के परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल लीजिए। ऐसे मान लीजिए करंट ऐसे जा रही है और एरिया वेक्टर मान लीजिए ये एरिया है, अगर ये एरिया है आई बाई ए तो सीधे करंट बाई एरिया करंट डेंसिटी हो गई। लेकिन एरिया मान लीजिए ऐसे है तो क्या होगा, थीटा एंगल पे है तो ए कॉस थीटा इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर ऐसे है, अगर एरिया वेक्टर थीटा एंगल बना रहा है करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर से, अगर एरिया वेक्टर थीटा एंगल बना रहा है उसे लगा लेंगे, ये वो के बोर्ड में नहीं आएगा, इस तरह का बोर्ड में तो सीधे सीधे आएगा, करंट दिया हुआ एरिया दिया हुआ तो आई बाई ये हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए एरिया वेक्टर जो है करंट के डायरेक्शन से के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है, अगर मान लीजिए एरिया, अगर मान लीजिए सिर्फ करंट है, करंट का परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये है, इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन से एरिया मान लीजिए थीटा एंगल बना रहा है तो इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा एरिया का ए कॉस थीटा होगा ना। फिर से सुनिए, आपके बोर्ड में सीधे सीधे करंट देगा, एरिया देगा और परपेंडिकुलर देगा और करंट डेंसिटी पूछेगा, आप निकाल लीजिएगा एक बात। दूसरी बात पूछेगा कि करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, आप बताएंगे वेक्टर है और माइक्रोस्कोपिक है, यानी किसी पॉइंट की प्रॉपर्टी। करंट क्या है, मैक्रोस्कोपिक, ठीक है ना ये बात। और अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि करंट के डायरेक्शन से मान लीजिए एक एरिया है उससे करंट पास कर रही है और बता दिया थीटा एंगल बना रहा है, ऐसे नहीं है, इसके परपेंडिकुलर थीटा एंगल बना रहा है तो इस एरिया का इसके परपेंडिकुलर क्या कंपोनेंट है, ए कॉस थीटा आई बाई ए कॉस थीटा आपका समझ। इस तरह से करंट डेंसिटी आप निकाल लेंगे। यस सर, एकदम स्पष्ट है दिमाग में, यस सर, कोई प्रेशर नहीं है। आप देखिए 2 वीडियो में आपका ये खत्म एक चैप्टर और दूसरा वाला चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है तो मान लीजिए 3 वीडियो में देगा बात खत्म, आपका ये चीज खत्म। इसका मतलब क्या 1/10 ऑफ सेकेंड। इसके बाद तुमको ये एहसास हो जाएगा, हाँ एहसास हो जाएगा कि 35-40 लेक्चर में पॉसिबल है, लेकिन उसका ढंग थोड़ा डिफरेंट होता है, 2-2.5 घंटा रोज करना पड़ेगा। 35 सेटिंग में पॉसिबल है 2 घंटा रोज करना पड़ेगा, 2 घंटा कहाँ पढ़ा 2 घंटा 2.5 घंटा, बात ये है। तो अब ये हो गया जे बराबर आई बाई ए, समझ में आ गया, समझ में आ गया बेटा। यस सर। अब नेक्स्ट पार्ट बताइए क्या पढ़ा है, हैं ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इसको बस याद कर लीजिए, सिर्फ याद कर लीजिए। आपको पूछता है एक्सप्रेस ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म 1 मार्क, तो फट से मार दीजिए, ठीक है ना, फट से मार दीजिए। जे बराबर सिग्मा इंटू ई, थोड़ा इसको चेक कर लीजिएगा, करंट डेंसिटी बराबर सिग्मा इंटू ई, जहाँ सिग्मा क्या है कंडक्टिविटी, जे बराबर सिग्मा इंटू ई, थोड़ा सा इसको चेक कर लीजिएगा। सर ये ओम्स लॉ वेक्टर फॉर्म ये है, हाँ और सिग्मा क्या होता है सर? सिग्मा चार्ज नहीं वो क्या कंडक्टिविटी, थोड़ा सा इसको चेक कर लीजिएगा। जे बराबर सिग्मा इंटू ई, ये आपका ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है, ठीक है ना, जहाँ जे क्या है करंट डेंसिटी, ओम्स लॉ में आर नहीं होता है कहीं, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म ऐसे लिखते हैं, करंट डेंसिटी बराबर जे बराबर सिग्मा इंटू, आपस में कन्वर्ट हो जाता है, चीज़ों को कन्वर्ट करिए, जे को कन्वर्ट कर लिया आई बाई ए, तो फिर आर के टर्म्स में, तो बातें जे, इसको एक चीज़ याद रखिए, है ना, बाकी से जे बराबर सिग्मा इंटू ई, सिग्मा क्या है, इसका प्रूफ है, हाँ इसका प्रूफ भी होता है, इसका प्रूफ भी है, जे बराबर सिग्मा इंटू ई, ठीक है ना, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। थोड़ा इसको एक बार देख लीजिएगा, ये एकदम श्योर है, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हो गया। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट बोलिए। ओमिक सर्किट, नॉन ओमिक सर्किट, कुछ नहीं है, जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है वो ओमिक है और जो ओम्स लॉ को नहीं फॉलो करता है नॉन ओमिक। नॉन ओमिक। डायोड, ट्रायोड आप सेमीकंडक्टर्स में पढ़ेंगे। ओम्स लॉ को जो सर्किट फॉलो करेगा वो कैसा होगा बताओ बेटा, ओमिक सर्किट। ओमिक सर्किट। मान ये भी है, बड़ा मजा आ रहा है, यस सर। हम पढ़ते समय बड़ा मजा आता है, अच्छा है, उसमें मजा में सफर कर जाता है अच्छे से।
थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा तो आगे भी मजा आता रहेगा। यस एकदम ध्यान है। ध्यान दे रहे हैं, सब ध्यान दे रहे हैं। तो देखिए इधर देखिए, अगर ये ओम्स लॉ को फॉलो करेगा ऐसे हो v इक्वल टू i r, ठीक है ना। खूब एकदम रिलैक्स रहिए, खूब एकदम आनंद से रहिए, थोड़ा सा स्ट्रेन रहते हैं, थोड़ा सा असर में रहते हैं, थोड़ा इजी रहिए, एकदम इजी, सब आएगा, सब होगा, सब सवाल बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये v है, ये i है। अगर जो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा सर्किट ऐसे होगा। ओम्स लॉ को नहीं फॉलो करता है मान लो तो नॉन ओमिक सर्किट हो, टॉर्च बल्ब, डायोड, ये सब एग्जाम्पल हो, ठीक है ना। अगर नहीं फॉलो करेगा, मान लीजिए इस तरह की सर्किट है, कुछ दूर तक तो ओम्स लॉ को फॉलो किया, फिर नहीं फॉलो किया ओम्स लॉ, ये पूरा फॉलो कर रहा, कुछ दूर फॉलो किया, कुछ नहीं। ऐसा क्यों होता है सर कि ओम्स लॉ को नहीं फॉलो करता है? ये हम बढ़िया से एक्सप्लेन नहीं कर सकते इस समय, बहुत बढ़िया से नहीं बता सकते हैं, एक्सप्लेन किए हैं कई बार, लेकिन अगर इस समय थोड़ा सा हमको अभी बातें आएंगी तो हम बता देंगे, ठीक है ना। जो सर्किट्स ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, हाँ रेजिस्टेंस वेरी करता रहता है, तो ओम्स लॉ को नहीं फॉलो करते हैं। ऐसे सर्किट्स होते हैं इनका रेजिस्टेंस वेरी करता रहता है, वो डायनामिक रेजिस्टेंस होता है। अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा तभी तो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, ठीक है ना। तो अगर ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो ये आपका बन जाएगा v is directly proportional to i। बात समझ आ रही? यस सर। ओम्स लॉ को नहीं फॉलो करेगा तो ये सीधे ऐसे नहीं जाएगा, कुछ कर्व होंगे, कुछ ऐसे होंगे, ये नॉन ओमिक सर्किट होगी, ये ओमिक सर्किट होगी, ठीक है ना। अगर नॉन ओमिक सर्किट है तो एक कॉन्सेप्ट आता है डायनामिक रेजिस्टेंस का। नॉन ओमिक सर्किट में रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहता, यहाँ तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, आप देख ही रहे हैं। रेजिस्टेंस क्या होगा, v by i, पूरे ग्राफ में v by i तो सेम है अगर स्ट्रेट लाइन है तो। लेकिन अगर नॉन ओमिक सर्किट है तो क्या होगा, डायनामिक रेजिस्टेंस का कांस्टेंट है। और डायनामिक रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा, इधर देखो, ये भी आपके बोर्ड में पूछता है, डिफाइन डायनामिक रेजिस्टेंस, फाइंड डायनामिक रेजिस्टेंस, बोल देगा गिवन नॉन ओमिक सर्किट इन विच द पोटेंशियल चेंजेस बाय 2 वोल्ट, थोड़ी दूरी पे विद अ चेंज ऑफ करंट एज इतना, फाइंड द डायनामिक रेजिस्टेंस। इस पार्ट में तो रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंस सेम है, यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंस वेरिएबल है, और भी कई तरीके से बन सकता है, मतलब बस लीनियर ना हो, लीनियर ना हो तो नॉन ओमिक है, करंट भी हो सकता कर कैसा भी कर सकता है। अगर लीनियर नहीं तो नॉन ओमिक है ना, है ओम्स v डायरेक्टली इक्वल टू i। तो नॉन ओमिक में डायनामिक रेजिस्टेंस का कांसेप्ट होता है। डायनामिक रेजिस्टेंस मतलब ऐसा रेजिस्टेंस जो चेंज होता रहता है, ठीक है ना। अब ये मत कहिएगा टेम्परेचर चेंज करने से भी चेंज करता है, मतलब बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट रखने के बाद ये बात हो रही है। ओम्स लॉ कह ही रहा है कि अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट देन v इज डायरेक्टली इक्वल टू i, ठीक है ना। जब एक चीज की स्टडी करते हैं तो बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट रखते हैं। सर मतलब ओम्स लॉ हर जगह वैलिड नहीं, क्योंकि अगर बाहर के हम लोग फैक्टर्स को कांस्टेंट रख भी लें तब भी कई बार रेजिस्टेंस वेरी हाँ, करता तो भी रेजिस्टेंस वेरी करता है, तो भी कई सर्किट्स में रेजिस्टेंस वेरी करता है अगर अदर फैक्टर्स कांस्टेंट है, ठीक है ना। Yes. और किसी भी फैक्टर, एक फैक्टर की स्टडी करनी है, जैसे मान लीजिए आपको यही स्टडी करनी है इफेक्ट ऑफ कोई प्रोटीन ऑन बॉडी बिल्डिंग, तो बाकी फैक्टर्स को आपको कांस्टेंट रखना है, तब तो उसको आपने इतने दिन तक आपने वो डोज दिया तो क्या फर्क पड़ा, कैसे तब ना उसकी स्टडी कर पाएंगे। उसी और कोई फैक्टर आ गया तो और कोई है, फैक्टर वो भी अफेक्ट करने लगे। वो भी इफेक्ट करेगा। उनको कांस्टेंट रखते हैं तभी एक फैक्टर का जो इफेक्ट है वो सामने आ पाता है। बात समझ में आई? Yes, sir. क्लियर है एकदम? ठीक एकदम है। साफ रखिए, देखिए बहुत कम बातें पढ़ना, खत्म हो गया यार, ये खत्म हो गया। अब सवाल लगाइए, आपके सवाल लगाइए। तो अब आप देखिए डायनामिक रेजिस्टेंस में क्या होगा, डायनामिक रेजिस्टेंस क्या होगा, डायनामिक रेजिस्टेंस डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, यानी स्मॉल चेंज इन वोल्टेज अपॉन स्मॉल चेंज इन करंट इज डायनामिक रेजिस्टेंस, ठीक है ना। अब वीडियो कट कर दीजिए। अभी एक टॉपिक बचा है, हैं? एक टॉपिक कौन सा पॉइंट पूछा है? सर गैल्वेनोमीटर है। अरे बाप रे, तो बड़ा पॉइंट है यार, हाँ सर। काफी कुछ बोलना पड़ेगा। तो पहले खत्म हो गया, फटाफट सुनिए, फटाफट सुनिए, बस एक ही पॉइंट बचा है ना। यस सर गैल्वेनोमीटर बताने आ रहे हैं, शंट बताने आ रहे हैं, एमीटर बताने आ रहे हैं, वोल्ट मीटर बताने आ रहे हैं। खूब मजे से देखिए, इस पार्ट से खूब सवाल बनते हैं, खूब सवाल बनते हैं, है ना। और कंपटीशन में खूब बनते हैं, बोर्ड में भी खूब बनते हैं। बड़ा पेन, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो पढ़ने आ रहे हैं, खूब ध्यान से देखिए। सर 44 मिनट। हाँ चलिए 10 मिनट में खत्म कर देंगे इसको। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आप पढ़ने आ रहे हैं, खूब मजे से पढ़िए इसको, खूब मजे से सुनिए, ठीक है। यस सर। देखिए ऐसा है कि
पहले तो आप ये समझिए गैल्वेनोमीटर क्या होता है। इसको 10 मिनट में मैं खत्म करूंगा, थोड़ा तेज बोलूंगा, है ना, एकदम फोकस रहिए आप, ठीक है ना। गैल्वेनोमीटर क्या होता है पहले ये समझिए। इट इज अ डिवाइस, क्लास 8 9 से ये पढ़ाया जाता है। इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर एंड डिटेक्ट द करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट के प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए किसी भी, अभी तो 4 भी नहीं बजा, हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। देखिए किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट के प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए और मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का हम इस्तेमाल करते हैं वही गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर एंड डिटेक्ट द करंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत पहले से पढ़ना है। इसी गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनता है और वोल्टमीटर बनता है, इसी गैल्वेनोमीटर से, ठीक है। एमीटर को हम कहाँ लगाते हैं? एमीटर का इस्तेमाल क्या है? सर इन सीरीज विद करंट को मेजर करने। एमीटर का इस्तेमाल है करंट को मेजर करने, और वोल्टमीटर का इस्तेमाल है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने, ठीक है ना। एमीटर को हम लगाते कहाँ हैं? सर्किट के सीरीज में। कहाँ लगाते हैं? सर्किट के सीरीज में। अगर इसमें आई करंट फ्लो कर रही है, इस करंट को मेजर करना है, तो सर्किट के सीरीज में हम क्या करते हैं? एमीटर को ऐसे लगाते हैं। वोल्टमीटर को कहाँ लगाते हैं? हाँ, पैरेलल में। अगर मान लीजिए सर्किट है, ये रेजिस्टेंस है, बात समझ में आई? ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये निकालना है, तो एक वोल्टमीटर इसके पैरेलल में लगा और पोटेंशियल डिफरेंस। सर एमीटर जो है वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट बताता है। डायरेक्शन नहीं, एमीटर आपको करंट की वो डायरेक्शन, ये कितनी करंट फ्लो कर रही है बताता है। किसी सर्किट में कितनी करंट फ्लो कर रही है ये एमीटर बताता है। एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट। बात समझ में? किसी भी सर्किट में कितनी करंट फ्लो कर रही है इसको मेजर करता है एमीटर। इसको सर्किट के सीरीज में लगाते हैं और वोल्टमीटर को सर्किट के पैरेलल में लगाते हैं, ठीक है ना, ठीक है। एमीटर सुन लीजिए, एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द करंट इन एम्पियर। ये भी आपके बोर्ड में पूछता है। एंड मिली एमीटर क्या होता है ये भी पूछता है। मिली एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट, इज एन एमीटर is an instrument which is used to measure the electric current in milliamp. मिली वोल्टमीटर और वोल्टमीटर भी इसी प्रकार से होता है। बात समझ में? यस सर। अब एक और बात देखिए, आपके बोर्ड का एक पेट क्वेश्चन है, बराबर पूछता है। व्हाट, ये एक बार डिस्कस भी कर चुके हैं। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर? नेग्लिजिबल। एंड व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर? वेरी हाई, इनफाइनाइट। पॉइंट ऑब्वियस, ये आपके बोर्ड में एक नंबर कई बार पूछता है। एक एमीटर जो है उसका रेजिस्टेंस जो है कितना होना चाहिए? समझ में आ रहा है? 100% समझ में आ रहा है कि 90%? 100 आ रहा है ना, और 200 आएगा। मतलब 100 तो जो बता रहे हैं वो आएगा ही आएगा, और 100 आपको इसके अलावा अप्लाई करने की एबिलिटी पे बता रहा हूँ, वो भी आएगा, लेकिन रेगुलरिटी देनी पड़ेगी, रेगुलरिटी देनी पड़ेगी। और आप बोलेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना, आप बोलेंगे, इस हिसाब से हम पूछेंगे इसका क्या मतलब है, तो आप बताएंगे ये मतलब, इसका क्या मतलब है, आप ये मतलब, बस उतना ही अगर आप जान गए तो बोर्ड पूरा कर लीजिए। और फिर अगर आपके अंदर जज्बा है, देखिए हम बता रहे हैं आपसे, केवल भाग रहे हैं, केवल भाग रहे हैं। ये नहीं कह रहा हूँ मेरे पास, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे पास नहीं, मेरे पास कोई वैसी, मेरे पास भी मत आइए, लेकिन कम से कम जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको ढंग से पढ़ लीजिए। वो चीज़ नहीं हो रही है, बाकी तो सब काम हो रहा है, बाकी तो हर व्यक्ति जा रहा है, फीस जमा कर रहा है, क्लासेस हो रहा है, टाई लगा रहा है, सुबह टिफिन ले रहा है, लेकिन वो लर्निंग वाला काम बहुत ही इफेक्ट हो रहा है। और लर्निंग अगर आप कर सकें तो करने में बैठ के भी कर लेंगे। 10-15 पॉइंट है, बढ़िया समझ बात खत्म, और कुछ करना ही नहीं। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि एमीटर को सीरीज में लगाते हैं। एक आइडियल एमीटर कौन सा एमीटर होगा? एक आइडियल एमीटर ऐसा एमीटर होगा जिसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल। क्यों नेग्लिजिबल?
क्योंकि अगर निग्लिजिबल नहीं होगा, तो पूरा नहीं एक्यूरेट नहीं बताया, क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि अगर इसका भी कोई रेजिस्टेंस होगा, वो भी इसको हम लगाए थे किस लिए? कि सर्किट में अगर 2 एम्पियर फ्लो कर रही है तो 2 एम्पियर मेजर करो। अब इनका भी रेजिस्टेंस होगा तो करंट में चेंज कर देंगे, चेंज कर देंगे। करेगा। इनका भी होगा तो सीरीज में जुड़ जाएगा, यस सर। पोटेंशियल वही है, करंट में चेंज हो गया। जब करंट में चेंज हो गया तो लगाए थे इसको 2 एम्पियर मेजर करने के लिए, और ये करंट में चेंज करके जो है 1.9 एम्पियर मेजर कर दिया। तो इसलिए जो है एक आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। जीरो। कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। अगर आइडियल का मतलब क्या है कि वही एक्यूरेट मेजर कर ले, वही आइडियल है। आइडियल तो होता नहीं होगा। आइडियल, परफेक्टली आइडियल तो कोई एमीटर नहीं होता, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा। है ना। परफेक्ट कोई आइडियल रेजिस्टेंस भी नहीं होता है, कोई आइडियल कैपेसिटेंस भी नहीं होता है, कोई आइडियल इंडक्टेंस भी नहीं होता है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो उसको आइडियल मान के चलते हैं। हर कैपेसिटेंस में भी रेजिस्टेंस होता है, हर कैपेसिटेंस में भी इंडक्टेंस होता है, हर इंडक्टेंस में भी रेजिस्टेंस होता है। अरे वायर ना है, वायर में रेजिस्टेंस नहीं होगा। लेकिन जब हम इंडक्टर उसको मानते हैं तो रेजिस्टेंस को, जब इंडक्टर बोलते हैं जितनी बात दी होती है वही मानते हैं। अगर बोल दिया गिवन एन इंडक्टर, इंडक्टर क्या कॉइल है ना होगा, कॉइल में रेजिस्टेंस नहीं होगा, इंडक्टर में रेजिस्टेंस भी होगा। लेकिन जब इंडक्टर बोल दिया रेजिस्टेंस नहीं बोला तो रेजिस्टेंस नहीं मानेंगे। अगर बोल देगा गिवन इंडक्टर विद इंडक्टेंस दिस एंड रेजिस्टेंस दिस, तब मान लेंगे, तब मान लेंगे। ठीक है ना। तो अब इसमें लगा दिया तो क्या होगा? आइडियल का ये भी आपके बोर्ड में एक नंबर पूछता है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर? तो आप बोलेंगे 0। What is the resistance of an ideal voltmeter? Infinite. Infinite. इसे आप रट लीजिए। What is a milliammeter? What is a millivoltmeter? An ammeter is connected in. अब voltmeter ये सब आपके बोर्ड के पेट क्वेश्चंस, आपके बोर्ड के पेट क्वेश्चंस खूब आते हैं। अभी और क्वेश्चन बता रहे हैं जो आपके बोर्ड में से आते हैं। इस पार्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। ठीक है ना। यस सर। अब देखिए नेक्स्ट चीज आप देखिए, खूब गौर से देखिए, अच्छे से समझिए। इसका इनफाइनाइट क्यों होना चाहिए? इनको लगाया गया इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। मान लीजिए जब नहीं लगाया गया था तो इसमें आई करंट फ्लो कर रही थी। मान लीजिए जब ये नहीं लगाया गया था तो इसमें आई करंट फ्लो कर रही थी, और इसका रेजिस्टेंस है आर, इसका रेजिस्टेंस आर। एक बार जाके बोलो इसको, वो पढ़ा रहे हैं मुझे बोल क्या बोल। मान लीजिए करंट है आई और ये रेजिस्टेंस है आर, बच्चों से बोल दिया। एक बार करंट है आई और रेजिस्टेंस है मान लीजिए आर। ठीक है ना। इधर आपको देखते हैं रीइंफॉर्म कैसे बता देंगे, वीडियोस देखते हैं। तो मान लीजिए आई करंट जा रही है, आर रेजिस्टेंस है, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? आई आर मेजर करने के लिए इनको लगाया गया। ठीक है ना, बोल दिया ना बेटो, आई आर मेजर करने के लिए लगाया गया। ठीक है। अब मान लीजिए कि इनको यहाँ लगा दिया गया तो इनका रेजिस्टेंस मान लीजिए जब इनफाइनाइट होगा, अगर इनका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा तो कोई करंट नहीं लेगा, तो कोई करंट नहीं लेगा। अगर सर्किट में आई करंट जा रही है तो इस पार्ट में कोई करंट नहीं जाएगी, बात समझे। और सॉरी, इस पार्ट में कोई करंट नहीं जाएगी, तो इसको लगाने के बाद आई आर ही मेजर करेंगे, जो कि सही, जो कि जिसके लिए इसको लगाया गया था। आइडियल का मतलब क्या है यार? आइडियल का मतलब यही ना है कि जितना है उतना मेजर करो, तुम्हारा काम है मेजर करना। अगर तुमको इंस्ट्रूमेंट लगाने पर तुम करंट चेंज कर दोगे, तुम पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लीजिए 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, ये नहीं लगाए हैं तो मान लीजिए ये नहीं लगाए हैं तो 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। इसको लगाने के बाद अगर इनका भी कुछ फाइनाइट रेजिस्टेंस है तो ये भी कुछ करंट खींच लेंगे। ये करंट खींच लेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया ना, तो कम मेजर करेंगे। तो आइडियल का मतलब क्या है? जिसके लिए लगाया गया बस वही उतना काम करो। तो वही उतना काम कैसे करेंगे? जब इसका इनफाइनाइट होगा, इसका रेजिस्टेंस जब इनफाइनाइट होगा तो इस पार्ट में कोई भी करंट नहीं जाएगी, आई बराबर 0 जाएगी, और ये वही मेजर करेंगे जिसके लिए इनको लगाया गया है। तो इसलिए एक आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए। बात समझ में आ गया? सर अगर मान लीजिए करंट जाएगी तो क्या इफेक्ट? तो बेटा जब करंट मान लीजिए इसका इनफाइनाइट नहीं है, कुछ ना कुछ फाइनाइट रेजिस्टेंस है, मान लीजिए इसका इनफाइनाइट नहीं है, कुछ ना कुछ फाइनाइट रेजिस्टेंस है, जानते हो क्या होगा? तो अगर इसमें आई करंट जा रही है तो कुछ करंट इसमें भी चली जाएगी। अगर सर्किट में आई करंट आ रही है, जब ये नहीं लगा तो आई इसमें जाती थी, तो पोटेंशियल डिफरेंस आई आर था।
जब ये भी लग गया और फाइनाइट रेजिस्टेंस है तो कुछ करंट इसमें भी चली जाएगी। तो मान लो I डैश करंट इसमें चली गई, मान लो I डैश चली गई, तो अब इसमें कितनी जाएगी I माइनस I डैश। तो ये मेजर क्या करेगा I माइनस I डैश इंटू R, और जबकि इसको मेजर क्या करना था I इंटू R, इसलिए गलत मेजर ये मेरे तो आइडियल वोल्ट मीटर है तो उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए। तो इनफाइनाइट होगा तो क्या होगा, इसमें से करंट जाएगी नहीं, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होगा करंट जाएगी नहीं, सब करंट इसमें से जाएगी। और सब करंट इसमें से जाएगी तो सेकंड करेगा। इतनी बात समझ गए? Yes, sir. अब 3-4 सवाल देख लो, शंट समझ लो, मैं क्लोज कर दूंगा, 2 मिनट लगेगा, खूब अच्छे से समझो। देखो शंट क्या होता है, शंट एक लो रेजिस्टेंस वायर होता है। शंट नाम हमसे मत जानो, सोचो, बहुत सिंपल सी बात। एक लो रेजिस्टेंस वायर होता है जिसको हम एक एमीटर में लगाते हैं। शंट एक लो रेजिस्टेंस वायर होता है जिसको हम एमीटर में लगाते हैं, जिससे कि हम एमीटर की एबिलिटी को बढ़ा सकें। अब कैसे हम आपको समझा रहे हैं, कैसे हम आपको समझा रहे हैं। अ लो रेजिस्टेंस वायर connected in parallel to an ammeter to increase its capacity and save it from burning is called as shunt. Shunt is a low resistance wire which is connected in parallel to an ammeter to save it from burning, ठीक है ना, and increase its measuring ability is called as shunt. तो उसकी रेजिस्टेंस को कम कर, हम समझा रहे हैं कैसे है। एक लो रेजिस्टेंस वायर अगर हम एमीटर के पैरेलल में लगा दें तो एमीटर जलने से बच जाएगा। एक बात कैसे बचेगा हम बता रहे हैं, और दूसरी बात उसकी करंट को मेजर करने की एबिलिटी बढ़ जाएगी। हम बता रहे हैं कैसे, देखो ऐसे एक एमीटर में इस तरीके से बना होता है, इस तरीके से, ठीक है। और क्या होता है, ऐसे खाने बने होते हैं 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मान लो 50 तक यहाँ बना है। यहाँ आते आते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 50 तक यहाँ मान लो 20 तक बन गया है। 8 यहाँ तक है, मान लो 20 तक यहाँ बन गया। 8 ऐसे खाने बने, ठीक है ना। यहाँ पे एक पॉइंटर होता है, पहले समझ लो एमीटर कैसा होता है, मोटा मोटी देख लो। ऐसे बना होगा, इक्वल डिस्टेंस स्पेस खाने होते हैं। यहाँ एक पॉइंटर होता है और पॉइंटर कैलिब्रेटेड होता है। अगर 1 एम्पियर करंट जाएगी तो यहाँ तक आएगा, 2 एम्पियर गई यहाँ तक गया, 3 एम्पियर गई यहाँ तक गया, 4 एम्पियर गई यहाँ तक गया, 5 एम्पियर गई यहाँ तक गया, ठीक है। 8 एम्पियर गई यहाँ तक गया, 20 एम्पियर गई यहाँ तक चला गया। अब 20 से ज्यादा जाएगी, ऐसे आगे फिर लड़ेगा, पार नहीं कर पाता। यहाँ से पॉइंटर ऐसे ही घूम पाता है, ऐसे यहाँ, फिर इधर से इधर नहीं पार कर पाता। ये नहीं कि 21 साइड तो ऐसे आ जाएगा, एक चक्कर घूम के ऐसे नहीं आ पाएगा। बात समझे। अब मान लीजिए 20 एम्पियर तक तो करंट, अगर 20 एम्पियर से कम सर्किट में करंट है तो ये मेजर कर लेगा, तब तो ये मेजर कर लेगा। लेकिन 20 से ज्यादा है तो क्या करेगा, जल जाएगा। तो या तो ये टूट जाएगा या तो ज्यादा। एक बार तो जूल्स लॉ भी नहीं बताया, पता नहीं जूल्स लॉ अपने सिलेबस से हटाया है कि नहीं हटाया है। मेरे ख्याल से हटा दिया है, मेरे ख्याल से हटा स्कूल में दिया, नहीं नहीं पढ़ाया ना, हटा दिया हो। जूल्स लॉ, इलेक्ट्रिकल पावर, ये सारी बातें, ठीक है ना। केवीएच 1 किलोवाट आवर क्या होता है, ये सब होगा आपको इसमें। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, ये हम बता देते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, यहाँ तक के लिए नहीं बता रहे, लंबा हो रहा है वीडियो, है ना। इसको ध्यान रखिएगा ना, बोलिएगा, बता देंगे अभी नेक्स्ट, ये आपके सिलेबस में होगा। जूल्स लॉ भी होगा, नहीं भी होगा तो भी बता देंगे, छोटा सा तो है ना। अब आप देखिए नेक्स्ट देखिए, अब क्या होगा। अब मान लीजिए सर्किट में 25 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है और इससे हम केवल 20 एम्पियर तक के ही खाने बने, उसके बाद पॉइंटर जो है टकरा के एंड पॉइंटर टूट जाएगा, टूट सकता है। और दूसरी बात, ज्यादा करंट की वजह से जल भी सकता है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है,
या तो हम कहें बेटा तुम्हारी औकात इतना है, तुम 20 एम्पियर मेजर करो और 20 से ज़्यादा होगी तुम्हारा इस्तेमाल नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है ना। और या तो कोई और उपाय करें जिससे उसकी मेजरिंग एबिलिटी बढ़े। बात समझ में आ रही है? इधर देखिए आप, इससे समझिए, बात समझिए, जिससे उसकी मेजरिंग एबिलिटी बढ़े। या तो हम कोई उपाय करें मेजरिंग एबिलिटी बढ़े, या तो हम छोड़ दें, जाओ तुम 20 एम्पियर के लायक और नहीं कर पाओगे। तो वही उपाय शंट है। शंट एक लो रेजिस्टेंस वायर है जो कि एमीटर के पैरेलल में हम लगा देते हैं, उसकी मेजरिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इस पर बेस्ड बहुत से न्यूमेरिकल आते हैं, एक दो मैं ऐसे आपको बता दूंगा, फिर जो आएंगे आप करते चले जाएंगे, ठीक है। इधर देखिए कैसे होता है, कैसे होता है, इधर देखिए। और यही काम हम वोल्टमीटर में भी करते हैं। वोल्टमीटर यहाँ पे लो रेजिस्टेंस वायर लगाते हैं और पैरेलल में लगाते हैं, और वोल्टमीटर में क्या करते हैं, हाई रेजिस्टेंस वायर लगाते हैं और सीरीज में लगा देते हैं। वोल्टमीटर के सीरीज में, वोल्टमीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस वायर लगा लेते हैं तो उसकी एबिलिटी भी बढ़ जाती है। और एमीटर के पैरेलल में लो रेजिस्टेंस वायर लगा देते हैं जिसको शंट कहते हैं, तो एमीटर जलने से बच जाता है और उसकी मेजरिंग एबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है ना। उसको हम शंट कहते हैं। शंट क्या होता है लिखा चुके हैं। अब हम आपको समझा रहे हैं कि कैसे वो चीज बढ़ जाती है। यहाँ तक की बात क्लियर है? यहाँ तक की बात क्लियर। फिर से एक बार कंसाइज में 1 मिनट सुन लीजिए, 2-3 मिनट और लगेगा, उसके बाद क्लोज कर दीजिएगा। देखिए ध्यान से सुनिए, एकदम गौर से देखिए, एक एक बात को ध्यान से देखिए। देखिए गैल्वेनोमीटर वो डिवाइस है जिसकी मदद से हम किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिकल करंट को डिटेक्ट करते हैं, मेजर करते हैं। एक बात, गैल्वेनोमीटर से ही एमीटर और वोल्टमीटर बनता है। दूसरी बात, अगर हम एम्पियर में करंट मेजर करते हैं तो एमीटर और वोल्ट में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं तो वोल्टमीटर, और मिली एम्पियर मिली वोल्ट में करते हैं तो मिली एमीटर मिली वोल्टमीटर। 3 बात, ठीक है ना। बात समझ आ रही? चौथी बात, एमीटर को सर्किट के सीरीज में लगाते हैं और वोल्टमीटर को सर्किट के पैरेलल में लगाते हैं। 5वीं बात, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए और आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए, ठीक है ना। 6वीं बात कि मैंने आपको ये बता दिया कि एमीटर में किस तरीके से मेजर होता है, और एमीटर की एक एबिलिटी है, उससे ज़्यादा करंट सर्किट में होगी तो मेजर ही नहीं कर पाएगा। तो या तो हम ना मेजर करें या तो उपाय करें। तो वही उपाय शंट है। शंट क्या है कि एमीटर के पैरेलल में एक हम लो रेजिस्टेंस वायर लगा देते हैं जिससे इसकी मेजर करने की एबिलिटी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है अभी मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना। और ये जलने से बच जाता है, वही शंट है, ठीक है ना। आपके बोर्ड में किस तरह के सवाल आते हैं, जितनी बात मैंने डिफाइन की है, जितनी बातें बताई हैं, वो सब बात पूछ सकता है। गैल्वेनोमीटर क्या है, एमीटर क्या है, मिली एमीटर क्या है, मिली वोल्टमीटर क्या है, सीरीज में लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं, कि आइडियल का एमीटर वोल्टमीटर का क्या होना है, ये सारी बात एक नंबर पूछ सकता है, ठीक है ना। शंट क्या होता है, शंट को कहाँ लगाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद शंट का क्या यूज है, जलने से बचाएगा और उसकी मेजरिंग एबिलिटी बढ़ाएगा। अब मेजरिंग एबिलिटी कैसे बढ़ाता है ये मैं आपको समझा दे रहा हूँ, और एक दो न्यूमेरिकल अपने मुंह से बना के आपको समझा दे रहा हूँ। न्यूमेरिकल उसी तरह के आपके पास आते हैं, ठीक है। देखिए कैसे होता है, गौर से देखिए। इधर देखिए, ये आपकी सर्किट है, यहाँ आपने एमीटर लगाया हुआ है, वास्तव में एमीटर लगाया है। मान लीजिए एक लो रेजिस्टेंस वायर इसके पैरेलल में लगा रहे हैं, लो रेजिस्टेंस वायर इसको शंट कहते हैं, इसके पैरेलल में लगा दें तो क्या होगा कि अगर सर्किट में आई करंट आ रही है, अगर आई करंट सर्किट में आ रही है तो ज्यादा सर्किट की करंट इसमें चली जाएगी। लो रेजिस्टेंस है, चूंकि लो रेजिस्टेंस ज्यादातर सर्किट की करंट इसमें चली जाएगी, चली जाएगी बेटा। यस, लो रेजिस्टेंस मान लीजिए आई डैश करंट चलेगी, आई माइनस आई डैश इसमें चलेगी, और ये आई माइनस आई डैश की करस्पॉन्डिंग ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दे सकता है। आई माइनस आई डैश की करस्पॉन्डिंग ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दे सकता है। मतलब इतनी करंट पर ये एमीटर अपने लास्ट पॉइंट पे आ जाता है, उससे ज्यादा करंट झेल नहीं सकता है, उससे ज्यादा करंट झेल नहीं सकता है। तो इसमें इतना ही दो, और इसके करस्पॉन्डिंग हम मान लेंगे कि सर्किट में आई करंट फ्लो कर रही है। वो कैसे मानते हैं वो आपको हम समझा रहे हैं, ये क्वेश्चन दे रहे हैं, उस क्वेश्चन से आप समझेंगे, समझेंगे नहीं। क्वेश्चन ये है कि द मैक्सिमम कैपेसिटी of a ammeter is 5 ampere. The maximum capacity of an ammeter is 5 ampere. क्वेश्चन बता रहे हैं, ऐसे आपके बोर्ड में आता है 2 नंबर का। अब उससे आप भाई डाटा बदलने, चीजें बदलने आप कर लीजिएगा उतना, अभी प्रैक्टिस बेसिक्स यही है, लगाएंगे तो सब लगता चला जाएगा। बोल देगा मैक्सिमम
ability of an ammeter is 2 एम्पियर। बोल देगा ना 2 एम्पियर से ज़्यादा करंट आएगा तो ये जल हो जाएंगे, तब ये टूट टट जाएंगे, तो बर्बाद हो जाएंगे। कहने का मतलब ये मैक्स an ammeter can measure maximum 2 ampere current. How you will convert it into a ammeter of 20 ampere capacity? ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है। अब आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखिए। इसका मतलब है 20 एम्पियर करंट अगर फ्लो करे सर्किट में तो 2 एम्पियर इसमें जाए। 2 एम्पियर में तो हालत खराब हो जाएगी, इतने में की तो अपना सिलेंडर मार देंगे, चल हो जाएंगे, टूट जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा। हाउ यू विल कन्वर्ट इनटू एन एमीटर ऑफ एबिलिटी 20 एम्पियर, या हाउ मच रेजिस्टेंस ऑफ शंट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इट इनटू अ एमीटर ऑफ 20 एम्पियर। किसी भी तरह से पूछ सकता है, बात यही है। अगर इस हाउ मच एम्पियर शंट इज रिक्वायर्ड अगर ये नहीं दिया है तो इस तरह से हाउ यू विल कन्वर्ट पूछ देगा। तो हाउ यू विल कन्वर्ट में आप लिख देंगे वी विल अटैच शंट ऑफ दिस एम्पियर of this resistance of this ohm in parallel with the वो, है ना। उसको आप कितना अटैच करेंगे शंट को, वो फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए ये 20 एम्पियर की एबिलिटी बन जाए, यानी कि सर्किट में अगर 20 एम्पियर करंट आए तो इसके अंदर 2 एम्पियर जाए। इतनी बात समझ में आई? यस सर। इतनी बात समझ में? मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस है एस, आरएस रेजिस्टेंस ऑफ शंट आरएस, मान लीजिए आरएस इसका रेजिस्टेंस है, वो आपको नहीं पता है, ठीक है। और इसकी मैक्सिमम एबिलिटी 2 एम्पियर है जो पहले से दिया है, 2 एम्पियर से ज़्यादा झेल नहीं सकता है, और 20 एम्पियर मेजर करने के लायक इसको बनाना है तो कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे, देखिए 2 एम्पियर तो इसमें जाएगा, इसका रेजिस्टेंस दिया रहेगा, मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस इसके अक्रॉस पोटेंशियल, इसके अक्रॉस पोटेंशियल तो सेम रहेगा ना, इसके अक्रॉस पोटेंशियल, इसके अक्रॉस पोटेंशियल तो सेम रहेगा ना, बोलिए। तो आप कहेंगे 2 × 100 बराबर रेजिस्टेंस ऑफ शंट इनटू बाकी जो बचा 18। अगर 20 में से 2 इसमें चला गया, 18 इसमें। फिर से सुनिए, आपको बोर्ड में बराबर यह प्रश्न आता है, अक्सर आता है 2 नंबर का, कि देयर इज एन एमीटर हुज मैक्सिमम मेजरिंग एबिलिटी इज 2 एम्पियर, ठीक है ना। हाउ यू विल कन्वर्ट इट इनटू एन एम्पियर टू मेजर 20 एम्पियर करंट। 2 एम्पियर उसकी मैक्सिमम एबिलिटी है, 20 एम्पियर के लायक कैसे बनाएंगे, ये प्रश्न आता है। तो ठीक है ना, तो आप इसका आंसर ऐसे लिख देंगे, लेट अस कनेक्ट अ शंट ऑफ रेजिस्टेंस R इन पैरेलल टू द एमीटर। पहली बात तो ये लिखेंगे। अब ये R आपको नहीं पता है, यही R फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 20 एम्पियर इसमें से आएगा तो 2 एम्पियर इसमें जाए, 18 एम्पियर इसमें जाए। मेरी बात समझ में? 2 एम्पियर इसमें जाए, 18 इसमें जाए, और रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर दिया है, मान लीजिए 100 ओम दिया है, मान लीजिए जो भी दिया होगा न्यूमेरिकल अनुसार से पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो 2 × 18 इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, एमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल, ठीक है। और जो एमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही शंट के अक्रॉस भी होगा, दोनों पैरेलल में लगेंगे, दोनों पैरेलल में लगे ना। तो रेजिस्टेंस ऑफ शंट नहीं पता, आरएस मान लिया, आरएस × I × R। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो रेजिस्टेंस ऑफ शंट निकल जाएगा 200/18, यानी कि कितना होगा 100/9। इतने ओम का रेजिस्टेंस अगर आप पैरेलल में लगा देंगे तो वो एक ऐसा एमीटर बन जाएगा जिसकी एबिलिटी 20 एम्पियर मेजर करने की है। सर जो 100 है वो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर है, रेजिस्टेंस वो दिया रहेगा न्यूमेरिकल दिया रहेगा। यहाँ पे 100 ओम है ना, आइडियल का 0 होना चाहिए ना। अरे 100 नहीं होगा, कम दिया रहेगा न्यूमेरिकल में, हमको डाटा यही समझ में आया, है ना। 2 ओम दिया रहेगा, 3 ओम दिया रहेगा, कुछ भी दिया रहेगा। मेरी बात समझे? तो जैसे मान लिया आप समझ गए ना, आपको इसी पैटर्न पर मिला है, गिवन एन एमीटर हुज मैक्सिमम मेजरिंग एबिलिटी इज इतना एम्पियर करंट, हाउ यू विल कन्वर्ट इट इनटू अ एमीटर ऑफ मेजरिंग एबिलिटी दिस। यस। तो उसमें आप बाय कनेक्टिंग अ शंट ऑफ दिस रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस आप इस तरह से निकालें, यस हो जाएगा ना। वीडियो कट कर दीजिए। तो वोल्ट